So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करते हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए अपने अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं और जो बैठ चुके हैं, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम कवर अप करने जा रहे हैं, जो कि है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला पर आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हर साल पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझते हैं और सीखते हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो अगर ध्यान से देखा जाए, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के ऊपर। ठीक है, अगर देखा जाए तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको सिंपली 3-4 बातें बताई थी कि जो ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष और ध्रुव जो होता है बिंदु, ठीक है, वो जो उसे हम ओरिजिन की तरह लेते हैं। ओरिजिन मतलब उसे हम दर्पण के, उसे हम जो हमारे पास ग्राफ पेपर में जो मूल बिंदु होता है ना, उसकी तरह कंसिडर करते हैं। वहां से सारी दूरियां नापी जाती है। वहां से राइट को अगर दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट को नापेंगे तो नेगेटिव, ऊपर को नापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे को नापेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो वस्तु को हम जो भी जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बना रहे हैं उसको सदैव बाईं ओर रखा जाएगा। ये हमारा कन्वेंशन है, ये हमको यूज करना ही करना है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। चलिए आज हम बात करते हैं दर्पण सूत्र के ऊपर। हेडिंग डालेंगे दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में हम बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला में हम बात करते हैं एक ऐसे सूत्र के ऊपर जिसमें कि हमारे पास दर्पण से रिलेटेड वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे। चलिए, तो दर्पण सूत्र हमें क्या बताता है? दर्पण सूत्र हमें बताता है बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो मिरर फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहां प्रतीकों का कुछ मतलब होगा, ठीक है, जहां प्रतीकों का कुछ मतलब होता है। अगर बात करें v की, u की और f की, तो u जो है बिंब दूरी कहते हैं हम u को क्या कहते हैं? बिंब दूरी या फिर वस्तु की दूरी। वस्तु कितनी दूर रखी गई है, ठीक है। v जो होगा प्रतिबिंब दूरी होगा, यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, ठीक है। कहां से दूरी, कहां से लेनी है सारी की सारी? p से, ध्रुव p से। तो वस्तु की ध्रुव p से दूरी कितनी है, वो u हो जाएगा। प्रतिबिंब की ध्रुव p से कितनी दूरी है, वो v हो जाएगा। और फोकस की p से कितनी दूरी है, वो फोकस दूरी हो जाएगा, स्मॉल f। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये है। ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट करके एक बात जरूर लिख ले, नोट करके एक बात जरूर लिख ले कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यूज होगा यहाँ पर बहुत ज्यादा। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। का प्रयोग भी, यू व एफ के चिन्हों में करना है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा, फिर समझ पाएंगे आपकी क्या चीज है, ठीक है। बट फिलहाल फिर भी आप इसको नोट डाउन रखें। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें v प्रतिबिंब दूरी हो गया, u वस्तु की बिंब दूरी हो गया और f हो गया फोकस दूरी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग जरूर करना है v, u और f के चिन्हों के लिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला यहाँ पर आता है हमारे पास, एक और फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं आवर्धन, जिसे हम कहते हैं आवर्धन। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हेडिंग डालेंगे, दैट इज आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन के ऊपर बात करें, मैग्निफिकेशन के ऊपर बात करें तो मैग्निफिकेशन जो है ये हमको वस्तु के प्रतिबिंब का वस्तु के आपेक्षिक साइज बताता है। वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का आपेक्षिक साइज बताता है। मतलब सपोज वस्तु इतना साइज है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, है ना। वस्तु का साइज इतना था और प्रतिबिंब इतना बना, है ना। तो कितने गुना बड़ा बना या फिर कितने गुना छोटा बना, ये हमको आवर्धन से पता लगता है। प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना है, ये हमको आवर्धन से पता लगता है। आवर्धन का जो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है m, वो होता है अनुपात किस किस का, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर मैं h डैश से निरूपित करूं, बिंब की ऊंचाई को मैं h से निरूपित करूं, तो m बराबर फॉर्मूला बन जाता है h डैश बटे h। ठीक है, ध्यान रखना, m बराबर फॉर्मूला बन जाता है h डैश बटे h। अब यहाँ पर भी आपको एक बात नोट रखनी है, m का एक और फॉर्मूला होता है, आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने प्रयोगों से देखा, जो कि होता है माइनस बी बटा यू, माइनस बी बटा यू। तो दूसरा फॉर्मूला भी किसका है, आवर्धन का। अच्छा, आवर्धन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच भी है, माइनस बी अपॉन यू भी है। मतलब यहाँ से हम एक बात और पता लगा सकते हैं कि एच डैश बटे एच जो होगा वो माइनस बी अपॉन यू के बराबर होगा। तो ये तीन फॉर्मूला यहाँ से काम आएंगे आवर्धन से। लेकिन इसके अलावा आवर्धन से कुछ बातें नोट भी रखनी है आपको, कुछ बातें नोट भी रखनी है। आवर्धन का मान एक से बड़ा भी हो सकता है, आवर्धन का मान एक से छोटा भी हो सकता है। आवर्धन का मान एक से बड़ा भी हो सकता है, आवर्धन का मान एक से छोटा भी हो सकता है। अगर आवर्धन का मान एक से बड़ा हुआ मतलब प्रतिबिंब ज्यादा ऊंचा है और बिंब छोटा है ना, तो मतलब प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा और वस्तु छोटी रहेगी। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो m का मान आएगा एक से बड़ा, और m का मान एक से छोटा मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, m का मान एक से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा है तो मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, एक से छोटा आ रहा है मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, m का मान धनात्मक भी हो सकता है और m का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। m का मान धनात्मक भी हो सकता है और m का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर m का मान धनात्मक हुआ, अगर m का मान धनात्मक हुआ तो ये समझना है m का मान धनात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा, और ऋणात्मक कब होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब हो। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, न्यूमेरिकल करते हुए हमें काम आएंगे, इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए, दर्पण सूत्र लिख लीजिए, ठीक है, और आवर्धन लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये फॉर्मूलाज जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इन बातों को, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन को लिखेंगे मेरे साथ साथ। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ध्यान से इसको देखना। अब यहाँ पर मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या दिमाग लगाना है क्वेश्चन पढ़ते हुए, और किस तरीके से आप जो है अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपका आंसर जो है काफी हद तक सही हो सकता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन में दी हुई हिंट को यूज करोगे तो आपका आंसर काफी हद तक सही आएगा। ठीक है, काफी चांसेस हो जाएंगे कि आपका आंसर सही हो। ठीक है, बाकी सॉल्व करके अगर निकालेंगे तो क्या गारंटी है, लेकिन अगर आपको चांसेस मिल जाए क्लियर होने के तो वो काफी अच्छी बात है, काफी कॉन्फिडेंट आप उसमें हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी हो गई कोई, में पीछे का दृश्य
देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण, या फिर अगर हम प्रिसाइजली होके बोले क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ है उत्तल दर्पण, तो ये बात तो हमें पता है उत्तल दर्पण का एक उपयोग होता है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में। तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, कि वक्रता त्रिज्या जो है वो 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति कॉमा प्रकृति, स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे इसे, ठीक है, और हम इसे सॉल्व भी अब करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करें। सॉल्यूशन। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग देखो, वैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जनरली हम लोग सीधे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ये देखते हैं क्या निकालना है और कैलकुलेशन करके निकालते हैं। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं आप क्वेश्चन को पढ़ करके एक एक बात को समझे और ज्यादा से ज्यादा आंसर आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करें निकालने की कोशिश करें। कैसे करेंगे देखिए, सोच के देखिए। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, अगर इसने उत्तल दर्पण नहीं भी लिखा रहता तो भी हमारी समझ में आ गया था कि ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि इस तरीके से हम कौन से दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं किसी भी गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या हमें 3 मीटर दी हुई है। अब जरा उत्तल दर्पण में याद कीजिए, उत्तल दर्पण ये रहा, ठीक है। अभी आपको वैसे ड्रॉ नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में सोचना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा श्योर हो सकते हैं अपने आंसर के प्रति। तो सी भी इसमें पीछे रहता है, एफ भी पीछे रहता है ना, ये उत्तल दर्पण हो गया, है ना। और हमसे कहा जा रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या जो है पी से सी के बीच की दूरी होती है आर, ये हमको दी हुई 3 मीटर। समझना बात को। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी, अच्छा बस क्या वस्तु है जिसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, वस्तु हम हमेशा दर्पण के आगे रखते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। जिस भी चीज का प्रतिबिंब बनना है वो हमेशा दर्पण के आगे रहेगा, यानी 5 मीटर की दूरी उसकी दे रखी है। और वस्तु की दूरी मैंने आपको बताया क्या होती है, स्मॉल यू होती है। हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जा रहा है। उत्तल दर्पण की एक खासियत होती है कि प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनाता है, यानी भी हमसे पूछा जा रहा है। और जब भी आप पी से इस तरफ की दूरी लेते हैं तो वो हमेशा धनात्मक ली जाती है। याद आ रहा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। एक चीज तो मुझे यहाँ पर कंफर्म हो गई कि मेरा जो आंसर आएगा, v का जो मान आएगा वो धनात्मक आना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा आंसर अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें। मतलब v जो निकालेंगे आप, प्रतिबिंब की स्थिति जो निकालेंगे आप, वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। प्रकृति और साइज के ऊपर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इस चीज को क्रॉस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति के ऊपर जाते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र से, मिरर फॉर्मूला से, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f।
अच्छा, एक चीज और, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है पहले वो भी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया है वक्रता त्रिज्या r। तो जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो सदैव धनात्मक होती है, 3 मीटर दी हुई है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर क्या लिखा था, वी यू और एफ के चिन्हों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी सबसे पहले यूज कर लेनी है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगानी, कौन प्लस आएगा कौन माइनस, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वस्तु की दूरी यानी बस जो है कितनी दूर है, 5 मीटर। पर ध्यान दीजिए बस हमेशा हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड की जो दूरी हमेशा क्या रहते हैं, वो नेगेटिव रहती है। अभी बताया था ना, ये दर्पण है, बस कहाँ होगी, यहाँ पर होगी कहीं, है ना। तो इधर से पोल ध्रुव से इधर की जो दूरियां नापी जाएंगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वी यू और एफ चाहिए था, इनमें से कम 2 चाहिए, लेकिन हमको तो सिर्फ आर और यू दे रखा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होती है, जानते हैं ना, इसके बीच में क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या है 3/2 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये आ जाएगा 1.50 मीटर, ठीक है, प्लस का। तो बस काम हो गया हमारा। अब हम इसे यहाँ लिखते हैं 1/v, 1/u की वैल्यू लिखते हैं -5 प्लस 1/f की वैल्यू लिखते हैं 1.5 इज इक्वल टू आएगा बीच में 100। ऐसे हमने वैल्यूज को इंसर्ट करा, हमें पता लगा कि हमारा आंसर जो है अब आने वाला है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, और इसे सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आएगा 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/1.5, 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 7.5, है ना। और ये हो जाएगा 5, सॉरी यस 5 एंड प्लस 1.5, 1/v इज इक्वल टू 6.5/7.5, 65/75, 13/15, 1/v की वैल्यू, अरे 13/15, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/13, ठीक है। और इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कुछ आएगा 13 × 1.15 मीटर, कितना आएगा 1.15 मीटर। ये आया है आपका प्रतिबिंब की स्थिति, ये आया है आपका प्रतिबिंब की स्थिति। नोट डाउन करें इसे। अब जैसे ही आपका ये आंसर आया, क्या आपके दिमाग में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा? हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पर जब इसको क्वेश्चन को पढ़ा था तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर आई थी कि जो मेरा आंसर आना चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति वो पॉजिटिव आना चाहिए, और हमारा आंसर आ भी रहा है पॉजिटिव, है ना। अगर ये नेगेटिव आता तो हमें सोच में पड़ जाते, हमें पूरा क्वेश्चन दोबारा चेक करना पड़ता है ना। लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा काफी हद तक ये आंसर सही है, ठीक है। पूरी तरीके से सही है कब पता लगेगा, जब एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, है ना। तब तक आप सिर्फ श्योर हो सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइप का ऐसा हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दो, कोई स्टेप छोड़ दो, वो सारी चीजें भी हम कंसिडर करें, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा श्योर होना है अपने आंसर के प्रति। तो हम यहाँ पर काफी श्योर हैं अपने इस आंसर के प्रति कि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है और हमारा आंसर में पॉजिटिव साइन ही आना चाहिए था, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन भी हमने जो है स्टेप वाइज करी है, तो मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन में इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, ठीक है। अब जरा समझते हैं सिचुएशन को, नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, और मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर, वो आया है 1.15। दोबारा से कंडीशन को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पर और यहाँ पर 3 बिंदु होंगे हमारे पास। कौन कौन से? ये रहा बिंदु P, ये रहा F और ये रहा C, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें ये बता रखा है कि जो यहाँ से C की जो दूरी है वो है कितना, 3 मीटर। यहाँ से जो F की दूरी है वो है 1.5 मीटर। यहाँ से जो बस है वो कितने दूर है, वो है 5 मीटर दूर,
ठीक है, बस कहीं यहाँ पर है सपोज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो बना है प्लस 1.15, मतलब कि यहाँ से इधर कहीं, ठीक है। तो 1.5 तो यहाँ तक है, तो 1.15 इस बीच में कहीं पर आएगा, मतलब प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा, सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की क्या प्रकृति होती है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर फैक्ट होता है कि जो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा छोटा। तो अभी हमसे कह रहे हैं साइज ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है हमको। तो चलिए अब साइज ज्ञात करेंगे और प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति तो आप बता सकते हैं ना, प्रकृति इसके बाद इसके नेक्स्ट आंसर में लिख लेंगे हम। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति को हम यहां पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। स्थिति ये रही, ठीक है। स्थिति में आप क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे ध्रुव से 1.15 मीटर की दूरी पर, ठीक है। दर्पण के पीछे ध्रुव P से 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला केस बताता हूं आपको, साइज बताता हूं किस तरीके से आप प्रतिबिंब का साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूला बताए थे मैंने आवर्धन के, एक तो बताया था m = h-h, h- मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h मतलब वस्तु की ऊंचाई। दोनों में से कोई भी ऊंचाई हमें नहीं दी हुई है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला था m का, वो था -v/u। तो इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं, क्योंकि v और u की दोनों की वैल्यू हमारे पास है। चलिए यूज करते हैं। अगर माइनस v/u हम यूज करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आई थी भाई, v की वैल्यू आई थी 1.15, ठीक है, प्लस का 1.15, और u की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 5.00, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा -1.15 माइनस 5.00, ये माइनस से माइनस कट गया तो 115/5 आएगा, 115/5, दैट मीन्स की 1.15/5। तो m का जो मान आएगा वो आएगा करीब करीब 0.23, 0.23। तो जो m की वैल्यू आई है वो आई है 0.23। यहां पर भी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं अपने आंसर को सही है या नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो m का मान धनात्मक आया है ऋणात्मक आया है, धनात्मक आया है, पॉजिटिव आया है। और मैंने आपको क्या बताया था, m का मान पॉजिटिव आएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बना है, हाँ आभासी प्रतिबिंब बना है ना। हमने लिखा था कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स ठीक है। ऐसा अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और m का मान नेगेटिव आता तो गलत था, बिल्कुल गलत हो जाता हमारा क्वेश्चन। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज गलत रहती। अच्छा m छोटा है, एक से छोटा है, एक से छोटा मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यही तो देखते हैं, जो उत्तल दर्पण है वो सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि हम चेक करते रहेंगे बच्चों, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप इसमें एक चीज और काम करें, एक काम और करें। वो काम क्या है, वो काम है चेकिंग का, क्रॉस चेकिंग का। अपने आंसर को हर टाइम क्रॉस चेक करते रहें, जो नॉलेज आपने इकट्ठा करा है उसके बेसिस पर, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होंगी वो तुरंत रिकवर हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन जो है पूरा 100% तरीके से सही होगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको उसके लिए, ठीक है। कई बार हम क्या होते हैं एग्जाम में जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, और हम प्रोसेस जो है पूरा सेम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती होती है, उस वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम घर आते हैं, हमें लगता है कि हमारा पूरा सही है, लेकिन नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप क्रॉस चेक करते चलें हर समय, अपने जो भी आंसर आ रहे हैं तो उसको मैच करने की कोशिश करें, क्या ये सही आ रहा है ना। तो m का मान अगर पॉजिटिव आए हैं, यहाँ पर मेरे को पता है क्वेश्चन में उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी बनाते हैं और आभासी के लिए m का मान पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि मेरा आंसर काफी हद तक सही है। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपने आंसर के ऊपर जो मार्क्स है उसको पक्के कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे,
सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को घर से एक बार रिवाइज करके ज़रूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।